अभी यार टाइम आ चुका है कि जो मैं आपके साथ जो डिस्कस कर लूँ कि फाइनली हम लोग कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं। हमारा जो है सेकंड चैनल एक ईवी की चैनल है जिसमें हम एक्सक्लूसिव ईवी कंटेंट डालेंगे, क्योंकि आपको जैसे पता है कि हमारे पास कार भी है, बाइक भी है, स्कूटर भी है, सारे के सारे ईवी हो चुका है। तो एक रेंज ऑफ व्हीकल्स हमारे पास अभी है जो ईवी में, मतलब ईवी में तो एक रेंज ऑफ ईवी व्हीकल्स हमारे पास है। एंड सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है एक बड़ा वाला वर्जन वाला गाड़ी भी आ रहा है जो फुल टाइम ईवी हो सकता है। तो इसके लिए वो एक्सक्लूसिव चैनल बनाया कि उसमें जो ईवी वाली कंटेंट आएगा, ताकि जिन जिन लोगों को जो है ईवी पे इंटरेस्ट है वो लोग वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। उस चैनल के लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन आज इस चैनल पे मैंने सोचा कि यार फाइनली अपडेट तो दे देंगे कि क्या चल रहा है ईवी वर्ल्ड में हमारे साथ। तो दोस्तों ऐसी बात है कि यार आपने जैसे देखा कि मेरा ईवी का जर्नी तो शुरू हुआ बजाज चेतक से, लेकिन उसके बाद फिर हमने कॉमेट भी लिया। तो कार के हिसाब से हमारे पास कॉमेट है, लेकिन कॉमेट इज़ टोटली एससीटी ओनली, सिटी सेंट्रिक कार आप बोल सकते हो, जो कि सिटी पे ही चला सकते हो, आप बाहर लेके नहीं जा पाओगे। वेरी स्मॉल कार विद स्मॉल रेंज। एंड तो अब जो है यार हमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 18 लाख 19 लाख में आ रहा था एमजी की जो अपना विंडसर आ रहा था एज एन अपग्रेड। जो मेरा आइडिया क्या पता था वो बता देता हूँ। मेरा आइडिया ये है कि भाई देखो, स्कॉर्पियो हमारे पास है जो कि अच्छी गाड़ी है, मतलब ओवरऑल तो अच्छी गाड़ी है, 4x4 है, ऑटोमेटिक है, उस पर हमने लद्दाख भी किया है, विंटर वाली ड्राइव भी किया है। लेकिन अब जो ऐसा हो रहा है कि यार लग रहा है कि थोड़ा सा जो हम सिटी तक लिमिट रख रहे थे अपना गाड़ी को, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, जिसमें मैं हाईवे ट्रिप्स भी कवर करने वाला हूँ। अब देखो हमारी जो है राइडिंग बूट्स भी आने वाला है, तो अब ऐसा हो रहा है कि टाइम टू टाइम बेसिस पे हम लोग जो है दिन में 300-400 ऐसे किलोमीटर्स मल्टीपल विजिट्स रहेगा फैक्ट्री को एंड ऑल दैट। सो वो तो चलता रहेगा। तो एक ईवी अगर हाईवे तक एक्सटेंड हो जाता है तो अच्छी बात है। तो उसके लिए ये सब प्लान होके बना है कि कुछ ट्रिप्स भी उस पर करेंगे। अब दोस्तों देखो, हाँ जो बोल रहा था कि भाई कौन सी गाड़ी आ गया, एक तो आ गया आपकी जो एमजी विंडसर है, बिकॉज प्राइस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि सबसे वैल्यू फॉर मनी कार जो है वही है। 20 लाख के अंदर है, 19 लाख के आसपास आता है, बट सब कुछ लोडेड आता है, रेंज भी अच्छी है। विंडसर प्रो की बात मैं कर रहा हूँ। देन उससे थोड़ा ऊपर आ रहा है क्रेटा ईवी, एंड देन उससे थोड़ा ऊपर जो है दो गाड़ियाँ आ रहे हैं, एक जो XUV9E है और दूसरा जो है हैरियर है। ये चारों गाड़ियों में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, लेकिन अब जो है कन्फ्यूज़न ड्रॉ डाउन होके बहुत नीचे आ गया। इसमें देखो हैरियर इसलिए निकल रहा है क्योंकि टाटा पे थोड़ी सी जो जिन लोगों ने अभी तक जो टाटा की ईवीज ओन किए हैं उनकी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, और उनका मल्टीपल कंप्लेंट्स है, खास करके सर्विस रिलेटेड भी कंप्लेंट्स है, परफॉर्मेंस रिलेटेड भी कंप्लेंट्स है, मतलब रेंज वेज ये सब को लेके भी कंप्लेंट्स है। इसलिए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि टाटा को थोड़ा अवॉइड करेंगे। सेकेंड रीज़न ये है कि टाटा पे मैंने गया था, इनकी डिलीवरी टाइमलाइंस, बिकॉज मैं टॉप एंड पूरा नहीं ले रहा हूँ, तो इनकी जो वर्सन मैं सोच रहा था बड़े बैटरी पैक के साथ जो है 25 लाख के अंदर एक शोरूम रहना चाहिए। अब 25 लाख के अंदर हम क्यों एक शोरूम रख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका में जो है टैक्स है, रोड टैक्स है। अगर आप 25 लाख के ऊपर अगर एक शोरूम की कोई भी ईवी लेते हो उस पर टैक्स है। मेरा सोल पर्पस ईवी लेने का एक बड़ा पर्पस ये भी था कि यार इसमें रोड टैक्स देना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रोड पे तो कोई काम नहीं होता यार। आप तो देखे होंगे बैंगलोर की सड़कें कैसे, और मुझे तो 90% टाइम बैंगलोर की सड़कों पर ही चलाना है। तो अगर ईवी पे गवर्नमेंट को टैक्स देने नहीं पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमें टैक्स चोरी नहीं करना है, लेकिन अगर कहीं लीगली नहीं देना पड़ता है, आई वुड ऑलवेज स्टिक टू दैट, मुझे नहीं देना है। तो इसलिए 25 लाख के अंदर जो है हमारा राउंड ऑफ होगा। और इसमें जो है टाटा के हैरियर जो है वो बोल रहा है कि नवंबर के आसपास जो है डिलीवरी रहेगा, इसलिए वो तो रोल्ड आउट है। प्लस जो मैंने आपको बताया कि भाई जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग टाटा की जो जितने सारे लोग ले, भाई एक भी किसी ने भी नहीं बोला कि टाटा लो, कोई भी नहीं, सब मना कर रहे। अब कुछ तो ठोस होगा जिसकी वजह से। विंडसर ईवी का अगर बात करेंगे तो दोस्तों इन शॉर्ट बता देता हूँ, इसमें सब कुछ है, फीचर लोडेड है, लेकिन उस गाड़ी में ना मुझे दो चीज़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो थोड़ी सी विजिबिलिटी के मैटर पे, देखो ग्लासेस ये सब बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप मार करोगे ना, उसकी जो ग्लास है ऐसे पूरा स्लैंट है, एंड देन डिस्टेंस जो है ना, जो इंसान से जो डैशबोर्ड की डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा लगा। स्क्रीन जो है वो भी बहुत बड़ा साइज़ का लगता है। एंड सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए ये है कि कोई भी फिजिकल बटन नहीं है। आई मीन एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड, वो भी थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है। देखो ईवी के मामले में ना मैं सब कुछ के साथ गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रीजेन जो है ना, रीजेन के लिए फिजिकल बटन रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो रीजेन की लेवल्स, उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इवन कमेंट पे भी मैं ये चीज़ फेस करता हूँ। कभी कभी मुझे फील होता है कि भाई मुझे रीजन ना अगर मेरे हिसाब से रहता कि मतलब एक कोई बटन पे अप डाउन कर सकता था, तो मैं क्या करता पता, जैसे हाईवे पे जा रहा हूँ, मैं हाईवे पे रीजन को 0 कर देता, गाड़ी अपने आप चलता रहता। जब कभी मुझे हम्प आ गया, कहीं पे स्लो डाउन करने की है, तो मैं रीजन को मैक्स सेट कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रेक यूज़ करने के बदले मैं रीजन को यूज़ करूँगा। एग्जैक्टली ऐसा मैं चलाता हूँ अपना अल्ट्रावायलेट बाइक। अल्ट्रावायलेट में क्या है ना, वो बटन से आप जो रीजन के लेवल को अप डाउन कर सकते हो, वो आप बिल्कुल ऐसे करता हूँ मैं। हाईवे पे मान लो तेज चलाता हूँ, जब कभी हम्स आता है, कहीं से मुझे पता चलता है कि भाई थोड़ा स्लो डाउन करना है, आई जस्ट
मतलब वो इंक्रीज द रीजन, तो करते ही वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। उसके लिए ना जो पैडल शिफ्टर रीजन रहना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्या है ना यार, ये मिरर एडजस्टमेंट करना, ये सब करने के लिए भी उसमें डिजिटली जाना पड़ता है। इनफैक्ट विंडसर में ऐसा कि सारे के सारे कंट्रोल्स 95% कंट्रोल जो है डिजिटल चला गया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। एंड तीसरी पॉइंट जो मुझे फील हुआ विंडसर में, मुझे थोड़ी सी ना कहीं मैंने जो 2 बार टेस्ट राइड लिया, थोड़ा सा सस्पेंशन जो स्टिफर साइड पे है, मुझे फील हुआ कि यार उसमें ना वो प्लसनेस नहीं है सस्पेंशन को लेके। ओवरऑल कैबिन में स्पेस अच्छा है, स्पेस तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा है, वो सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं वो सस्पेंशन की क्वालिटी में आपको वो प्रीमियमनेस नहीं आता है, तो इसलिए मैंने उसको रूल आउट किया। और थर्ड भी प्रॉब्लम था, देखो जो बैंगलोर पे लागू नहीं होता है, बट मैंने जो एग्जिस्टिंग ओनर से बात किया वो बोलते हैं कि थोड़ा सा एसी की एफिशिएंसी भी उसमें कम है। उसका रीज़न शायद यही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लास एरियाज है, जैसे कैबिन हीट हो जाता है, थोड़ा सा वो एफर्ट ज़्यादा मारता है ठंड करने में, वहाँ पे थोड़ा आपको रेंज ड्रॉप्स होता है। तो ये हो गया विंडसर वाली बात, तो ये इन विंडसर हमारी लिस्ट से निकल चुका है। अब हमारे केस पे बचा क्रेटा और XCV 9e। अब मैं दोस्तों जो है पूरी पूरी वीडियो में बताऊंगा कि क्रेटा जो है ना दोस्तों, सच बताऊं, अपने प्राइस पॉइंट पे देखोगे तो ये सबसे बेस्ट ईवी आप बोल सकते हो। बट आई डोंट नो कि क्यों क्रेटा को इतना ज़्यादा हेट मिलता है ऑनलाइन में, मुझे समझ में नहीं आता। जब कभी मैं क्रेटा का बारे में अगर कुछ भी डालता हूँ, या फिर मैंने इनफैक्ट बहुत सारे अलग वीडियोस XBHP पे भी, टीम BHP पे भी मैंने रिव्यूज ये सब देखा है, तो बहुत सारा हेट मिलता है क्रेटा को। अब उसकी रीज़न क्या है, शायद आप अगर कमेंट में कमेंट कर सकते हो तो बता सकते हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने क्रेटा को जो 2 बार अभी टेस्ट राइड किया, 2 बार शोरूम्स को और थोड़ा मतलब डिटेल में भी समझने की कोशिश किया, और जो मेरी टेक है ना, आई फील कि क्रेटा इज़ अ परफेक्ट ईवी कार। बट इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि शायद मैं क्रेटा नहीं लूँगा। नहीं क्यों लूँगा वो भी मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊँगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक फैमिली कार मतलब ईवी कार लेना है इस प्राइस पॉइंट के अंदर, आई थिंक क्रेटा इज़ अ गुड कार। और क्यों है उसका मैंने पूरा का पूरा पॉइंट्स किए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे आप अगर क्रेटा के अंदर बैठोगे, दोस्तों देखो ऐसी बात है कि क्रेटा ईवी अगर आपको लेनी है ना, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन चीज़ें मत देखो, सीधा जाओ शोरूम पे, ड्राइव करो व्हीकल को, एंड करने के बाद आपका शायद ओपिनियन थोड़ा चेंज होगा। और सेकंड चीज़ आपको बताता हूँ, मेरे जितने भी सारे मीडिया फ्रेंड्स हैं जो मीडिया में काम करते हैं, जो भी रिव्यूज़ सब करते हैं, आज तक मुझे बहुत रेयरली कोई होगा जो बोला होगा कि नहीं क्रेटा मत लो। बाकी सबने कहा कि ओवरऑल इट्स ए गुड कार, आई मीन इट्स ए गुड ईवी। दोस्तों क्रेटा कैसे अच्छा है, देखो सबसे पहली बात, विजिबिलिटी के मैटर पे अगर क्रेटा के अंदर आप बैठ ही जाते हो ना, अमेजिंग विजिबिलिटी। जितने सारे कार्स हमने बातें किया, सबसे बेस्ट विजिबिलिटी, मतलब हर तरीके से। एक अगर कोई बेसिक बंदा भी मतलब जो नया नया गाड़ी चला रहा है, सीख रहा है या चला रहा है, वो भी चलाएगा ना, उसके लिए इतना ईजी हो जाता है। जो कैबिन ओवरऑल विजिबिलिटी देखोगे, साइड से, आगे से, पीछे से, हर चीज़ से इंक्लूड करोगे, तो विजिबिलिटी के मामले में बहुत सही है। सेकेंड जो हो जाता है दोस्तों, सारे के सारे कंट्रोल के लिए ऑलमोस्ट आपको सब जगह जो है फिजिकल बटन्स मिल जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी चीज़ें ना, आपके एक्सपीरियंस को बेटर करता है, और एक्सपीरियंस सब कुछ होता है, तो सारे चीज़ों के लिए आपको जो फिजिकल बटन्स मिल जाता है। थर्ड दोस्तों ऐसा हो गया कि देखो ये जो आपका अंडर थाई सपोर्ट, क्रेटा में आई थिंक ये सारे सेगमेंट में मैंने देखा कि शायद क्रेटा एक ही गाड़ी है, सफारी मैंने देखा नहीं, हारियर मैंने देखा नहीं, तो अगर होगा तो आप बताओ। लेकिन उसमें अंडर थाई सपोर्ट जो है ना, जो ड्राइवर की सीट है, उसको भी आप ऐसे अप डाउन कर सकते हो। आई थिंक इट इज़ कॉल्ड 8 वे एडजस्टेबल सीट और समथिंग, लेकिन उसमें आप अंडर थाई सपोर्ट को भी भाई फ्लैट कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो। ये कंट्रोल है जो मैंने बहुत सारी गाड़ियों में नहीं देखा है, तो इसमें देखा, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। नेक्स्ट जो है चीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है बातें आजकल कर रहे हैं कि व्हीकल टू लोड जो फीचर आता है, V2L, VTL या V2L जो भी बोलते हैं। अब दोस्तों सिंपल सी बात आप सोचो कि कितना इनप्रैक्टिकल चीज़ है ये व्हीकल टू लोड जो है ना, ये क्या चीज़ है पता है, ये बाहर में आपको एक एडाप्टर लगाना पड़ता है, वहाँ से आप पावर ड्रॉ करके आप आपकी कैंप को फायर मतलब लाइट दे सकते हो, या फिर आप इंडक्शन कुकर लगा दोगे। अब दोस्तों देखो कितने सारे लोग जो है ऐसे काम करते हैं, बताओ, कि जाके कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं, जहाँ पे आप वो कुछ फ्रिज लगा लोगे, AC लगा लोगे, जो भी लगा लोगे, इंडक्शन लगा लोगे, ये तो खाली दिखाने के लिए बताते हैं। लेकिन क्रेटा एक लौता कार है दोस्तों जो कि इनसाइड द कार एक प्लग पॉइंट देता है, एक 5 एम्प या 15 एम्प पता नहीं, लेकिन एक प्लग पॉइंट देता है। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, ये प्लग पॉइंट ना बहुत काम आता है। अब मैंने कुछ वीडियोस में ये भी देखा था कि लोग बोलते हैं यार प्लग पॉइंट की क्या ज़रूरत है, जब अभी 65 वाट की जो है फास्ट चार्जिंग आ गया है USB से। ज़रूरी पड़ता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ छोटे मोटे चीज़ें, जैसे कुछ कैमराज है जिसमें क्या है ना, USB से आप चार्ज कर ही नहीं पाओगे। जैसे कैनन की कैमराज है, उसमें बैटरी चार्ज करने के लिए यू नीड दैट प्लग पॉइंट। नॉट जस्ट दैट, लैपटॉप आपके पास है, कोई भी लैपटॉप, देखो बहुत सारे लैपटॉप में वो जो USB वाली चार्जिंग पोर्ट अभी तक नहीं है, जो रेगुलर विंडोज़ वाली लैपटॉप आता है, तो उसमें भी आपको क्या चाहिए, एक प्लग पॉइंट चाहिए। अगर वो नहीं है, क्या होगा फिर आप क्या करोगे ना, मे बी यू हैव टू बाई एन एडाप्टर, वो लगाओ और उससे जो कन्वर्ट करो। लेकिन एडाप्टर की प्रॉब्लम क्या है पता है,
वो जो बैटरी कंज्यूम करेगा ना, वो आपकी सेकेंडरी बैटरी कंज्यूम करेगा। जो आपका छोटा सा एमरॉन वाली बैटरी रहेगा ना, वो वहां से पावर ओवरऑल देखोगे तो वो कंजप्शन वहां से ले रहा है। बट इसमें जो चीज़ है ये आपकी बड़ी वाली बैटरी से ले रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें टाइम जो आपका ज़्यादा रहेगा। इसलिए आइस व्हीकल में क्या करना पड़ता है, अगर आप वो एडाप्टर कुछ लगाते हैं, आपको इंजन जो है स्टार्ट करके रखना पड़ता है। चलो ये तो बैटरी वाला कोई इशू नहीं है, वैसे भी इसको आप स्टार्ट करके रख लोगे। लेकिन कितना प्रैक्टिकल है, ऐसे फीचर्स देता है जो कि यूजेबल हो, ना कि ऐसे खाली दिखाने के लिए दिखाने। नेक्स्ट जो फीचर दोस्तों मुझे अच्छा लगा Hyundai पे ये है कि बैटरी अगर ना 0% तक भी जाता है, परफॉर्मेंस में आपको कोई मतलब ड्रॉप नहीं दिखता है। जैसे अगर आप टाटा और MG का ले लोगे, इन्होंने क्या कर देते हैं, ये लोग वो टर्टल मोड को चले जाते हैं या फिर वो स्लगिश मोड को चले जाते हैं। ये तो ऐसे मोड है कि दोस्तों इंसान मरने से पहले मर जाएगा, ऐसी बात है कि मतलब आप जो है लास्ट 10-20% जब बैटरी आ जाता है ना, आपको रेंज एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली आपके दिल में भर देते हैं। वो चीज़ देखो दोस्तों Hyundai पे वो चीज़ नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा जूस आप यूज़ कर सकते हो, आपको वो एंग्जाइटी वाला चीज़ वो देंगे ही नहीं कि आपको हिट नहीं करेगा। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आई थिंक ये दोनों ब्रांड्स को कंसिडर करना चाहिए। एक स्लगिश मोड क्यों करना है, जब इंसान खुद देख रहा है कि मेरे लिए भाई अभी 10% बाकी है या फिर 20 किलोमीटर ही मैं जा सकता हूँ, उसको वो समझ है। आप अगर इतना स्लो कर दोगे फिर कैसे होगा। उसी से ही एक बार हमारे साथ हुआ था, कॉमेट के साथ भी हम लोग एक बार आ रहे थे, 10% का बैटरी था, उसमें 20 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था और मुझे जाना था 10 ही किलोमीटर जाना था। लेकिन वो जो 10% के बाद परफॉर्मेंस इतना ड्रॉप हो गया, एक फ्लाईओवर हम लोग ऐसे चढ़ रहे हैं और गाड़ी धीरे धीरे जा रहा है कछुआ के जैसा, और पीछे लोग हॉर्न मार रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया कि भाई देखो ईवी लोगे तो ये भुगतोगे। ये नहीं करना चाहिए, परफॉर्मेंस अब फुल दो भाई, जब तक वो बैटरी जाएगा खत्म जब होगा और क्या। तो ये चीज़ एक है। बाकी दिन आ जाते हैं दोस्तों, जो प्राइमरी मैटर है एक ईवी का, वो है दोस्तों कि आपकी जो बैटरी है वो कितना रिलायबल है। मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब जब आप ड्राइव पे जाते हो, मतलब जो बेसिकली रेंज की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि यार क्रेटा मुझे इकलौता कार मिला जिसमें मैंने देखा कि जो क्लेम रेंज से जो एक्चुअल रेंज है उसमें डिफरेंस 10 से 15% ही है। बाकी सब में देखोगे ना 30-30, 40-40% की डिफरेंस है। इवन टाटा की कार देखोगे 350 की क्लेम रेंज होगा, आएगा 180। भाई ये तो मतलब 40% आपका कम हो गया ऐसे। और सेम चीज़ आई थिंक अलग अलग गाड़ियों के साथ भी होता है। ये चीज़ MG के साथ नहीं होता है, MG में भी क्लोज टू मैच हो जाता है, एंड क्रेटा में तो सबसे बेस्ट है। NMC की बैटरी है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसमें डिसएडवांटेजेस है, डिमेरिट्स है कि ये जो चार्ज मतलब धीरे धीरे जो है बैटरी की जो होल्डिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाएगा, तो ये बोला है। लेकिन देखो दोस्तों ऐसी बात है कि भाई मेरे जैसा इंसान गाड़ी ऐसे नहीं खरीदता कि पूरा ज़िंदगी भर रखेगा। और अगर ज़िंदगी भर रखना ही है, अगर मेरा रनिंग अच्छा खासा रहेगा तो फिर यार वो भी तो रिपेयर होगा। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बैटरी आपको रिप्लेस कर देना है। देखो टेक्नोलॉजी बदल रहा है, धीरे धीरे करके ऐसी होगा कि यार जिस पार्ट ऑफ द बैटरी खराब हुआ होगा शायद वही पार्ट रिप्लेस हो जाएगा। ये तो आगे की बात है, अभी की बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें जो है शायद आई थिंक थोड़ा सा लोग जो है NMC बैटरी को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। और एक और बात मैंने देखा कि हाँ, तो रेंज की बात कर रहे थे। तो रेंज दोस्तों ऐसा है, किसी को भी मैंने पिंग किया, जो क्रेटा की ओनर है, जो हाईवे पे चलाता है, जहाँ भी चलाता है, 470 की क्लेम रेंज है और लोगों को 400 तो आ ही जाता है। कुछ लोगों को 430 भी आता है, 440 भी आता है। वो जो होता है ना कितना किलोमीटर पर किलोवाट, वो क्रेटा में सबसे ज़्यादा है। सो ऑप्टिमाइज्ड है बहुत सही तरीके से गाड़ी। ओवरऑल गाड़ी की वेट भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है कंपेयर टू अदर कार्स। तो ये सब, अब देखो वेट अगर ज़्यादा नहीं है ना, इसमें वेयर एंड टियर भी कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ब्रेक पैड्स घिसना कम होता है। अब दोस्तों ये रीजन की भी बात करेंगे, क्रेटा की रीजन बहुत सॉलिड है, बहुत सही है। वो सिंगल पेडल ड्राइव भी है। इतने सारे फीचर्स इसमें दिया है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। एक और चीज़ मुझे जो अच्छा लगा क्रेटा के साथ ये कि जो रीजन है ना, ये 99% से शुरू हो जाता है। जनरली अगर आप दोस्तों देखोगे जितने सारे गाड़ियाँ हैं ना, पहले की 5% जो है ना उसमें रीजन नहीं होता है। क्रेटा के साथ ये कि 99% से ही रीजन शुरू हो जाता है। चाहे ये हो कि 99% जो आपकी बैटरी चार्ज है, तब वो हो सकता है कि रीजन से वो चार्ज बैक नहीं करता है, लेकिन वो जो रीजन में जो ब्रेकिंग वाली जो फीलिंग आता है ना, जो आपको ऑब्स्ट्रक्शन वाला, रेजिस्टेंस वाली जो फीलिंग आती है, वो शुरू हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इमेजिन आप कभी एक पहाड़ी पे लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊटी लेके गया अपना गाड़ी। अब ऊटी में मैं क्या करूँगा, रात भर फिर चार्ज कर लूँगा, जब मुझे वापस आना है तो 100% मेरा चार्ज रहेगा। और जैसे ही मैं घाट शुरू करता हूँ ना, जो अपने हिल एरियाज है वहाँ पे तो बहुत स्टीप डाउन हिल है। अब वहाँ आते ही क्या होगा, अगर रीजन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले 5% में आपका रीजन काम नहीं करेगा, उस केस पे होगा क्या कि गाड़ी जो ना भाई फ्री फ्लो हो जाएगा। तो आपकी पूरा का पूरा डिपेंडेंसी जो है ना ब्रेक पे आएगा। इंजन ब्रेकिंग जैसे कोई काम है ही नहीं। रीजन इंजन ब्रेकिंग का एक एडवांस वर्जन आप बोल सकते हो। अब वो अगर नहीं रहेगा ना भाई, हिल्स में कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। आपकी ब्रेक पैड घिस जाएंगे, गर्म हो जाएगा। ये एक सीन है। बाकी सारे के सारे गाड़ी में
लेकिन क्रेटा में अगर आप देखोगे भाई रीजन जो है 99% से शुरू हो जाता है। इससे एडवांटेज क्या होता है कि जैसे आप होटल से निकले 1% इधर उधर खत्म हो गया, जैसे आप डाउनहिल निकलने लगे रीजन शुरू हो गया, तो ये ब्रेकिंग वाला काम किया। और अगर आपका परसेंटेज और कम है तब तो ये बैटरी को ऑब्वियसली चार्ज करेगा, बट ये एक भाई की फैक्टर है, बहुत सारे लोग इसमें डिस्कस नहीं करते हैं, बट आई थिंक अगर आपको ईवी लेना है ये की फैक्टर है जो आपको समझ के रखना चाहिए। ये हो गया। डीमेरिट्स में एक और चीज़ है कि देखो यार क्रेटा में क्या हुआ है ना, एक चीज़ मुझे लगता है कि Hyundai जो थोड़ा सा बेटर कर पाता है वो जो बैटरी को नीचे लगा दिया और जो दिख रहा है, हाँ बड़ा गंदा दिखता है। एक तो गंदा दिखता है, दूसरा क्या है ना, ऑब्वियसली वो थ्रेट रहता है कि यार देखो उन्होंने एक स्किड प्लेट लगाया है जो कि प्रोटेक्ट करेगा, बट फिर भी क्या होता है ना, देखो अगर बैटरी बॉडी के अंदर रहता है और आपकी जो नीचे वाला हिस्सा जो गाड़ी की है वो अगर थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज्ड है, तब भी आपको एक पीस ऑफ माइंड है कि अगर कहीं हम्प पे या कुछ कहीं पे लगा के भी लोड ज़्यादा हो गया, कुछ भी लगा, तो आपको लगा कि भाई गाड़ी की बॉडी पार्ट्स घिस जाएगा या डेंट आएगा, लेकिन बैटरी पे कोई डेंट नहीं आएगा। ये एक चीज़ है जो आई थिंक Hyundai को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बट अदर देन दैट आई थिंक ये और कोई भी चीज़ में ये कमी नहीं है। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि Hyundai में जो है इन कार पेमेंट सिस्टम है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब मुझे पता नहीं कि कितना अच्छा काम करता है आज के डेट पे, बट आगे चल के जब ये सबके साथ सिंक कर लेंगे सारे चार्जर्स के साथ, ये कितना अच्छी बात है। आप सोचो अब क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ईवी कार है, ईवी कार के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब कभी जाके आप कहीं पे चार्ज करने की कोशिश करते हो बाहर, तो आपको ना उसकी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसमें अमाउंट भरना पड़ेगा, फिर उसको अलग सा वो करो। हर जगह पे आप सोचो आपके पास 10 ऐप रहेगा, कहीं कुछ वॉलेट में डालो, कहीं कुछ डालो, ये 10-10 ऐप 20-20 ऐप आपको रखना पड़ेगा। अब ये चीज़ इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, अगर इन कार पेमेंट सिस्टम है और जो है ऑलरेडी Hyundai ने उनके साथ सिंक करके रखा है, तो आप चार्जर पे जाओ, चार्जर कनेक्ट किए और एक ही जगह आपको वॉलेट पे चार्ज करना है, निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आगे चलकर ना कोई स्टार्टअप ऐसा निकलना चाहिए जो ये सारे के सारे ईवी ऐप्स को ना मतलब एक जैसा कनेक्ट करेगा, करके आप एक जगह वॉलेट पे डालो एंड वो जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके डालेगा। आई थिंक ये फीचर कोई एक स्टार्टअप करना ज़रूरी है, ये होना चाहिए, नहीं तो यार इतने सारे ऐप रखना ये गंदगी वाला काम है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर वारंटी की बात करेंगे दोस्तों, देखो बाकी गाड़ियों में आजकल जो है लाइफ टाइम वारंटी देता है, यहाँ पे भी Hyundai को कहीं ना कहीं एक लाइफ टाइम वारंटी दे देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, एक पीस ऑफ माइंड होता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोई लाइफ टाइम एक गाड़ी को रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप एक लाइफ टाइम वारंटी जैसा एक टर्म यूज़ कर लेते हो तो कस्टमर को ना एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे Hyundai को थोड़ा सोचना चाहिए कि देखो यार कभी कभी ना डिप्लोमेटिक काम्स भी करना जरूरी है, जैसे अलग ब्रांड्स करते हैं, यू हैव टू फॉलो द सेम पाथ। अदरवाइज क्या होगा, अभी देखोगे क्रेटा का, अगर देखोगे ना क्रेटा भी सबसे कम बिकता है, मुझे तो कहीं रास्ते में नहीं दिखता, कभी कभार दिख जाता है, कहीं बिकता नहीं है। तो यार Hyundai को ये थोड़ा छोटे मोटे चीज़ें कर देना चाहिए। और दूसरी डिसएडवांटेज मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्राइसिंग इनकी एक्सपेंसिव साइड पे है। देखो मैं जब देखा कि ये बाकी सब चीज़ें निकाल दो, एक्स्ट्रा एड-ऑन्स निकालने के बाद 24.5-25 के आसपास जो है प्राइसिंग आ रहा था। मेरे लिए आई वॉज ओके विद दैट प्राइसिंग, क्योंकि मेरा बजट भी वो था कि यार 25 लाख के अंदर ये जो ऑन रोड आ जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा तो प्राइस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दूसरे लोग अगर इसको नहीं ले रहे हैं तो उसका एक रीज़न ये हो पाएगा। उसका रीज़न मैं बता दूँ, देखो Hyundai की क्रेटा जो है यार वो शुरू होता है आई थिंक 16-1 लाख के आसपास से शुरू हो जाता है, अगर 16-17 लाख के आसपास जो इसकी पेट्रोल वेरिएंट आता है। अब देखो यार उसमें भी अगर टॉप एंड लोगे तो शायद 21-22 लाख के आसपास आई थिंक आना चाहिए, वहाँ से 3 लाख आप एक्स्ट्रा दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ ईवी। अब लोगों को ये लगेगा भाई मैं 3 लाख एक्स्ट्रा दे के मैं क्यों ईवी लूँ, मैं पेट्रोल या डीजल ले लेता हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है। तो उस चक्कर पर आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा क्रेटा की सेल्स जो है कम होता है। बट अदरवाइज अगर देखोगे ना गाड़ी अच्छी है ओवरऑल, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। आई थिंक देखो अगर आप कभी भी कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो ना, आपको ऐसे थोड़ा एनालिसिस करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोच के आपको प्लान करना चाहिए। अब क्रेटा मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, चलो ये बात है। अब हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो है मैंने 3 गाड़ियाँ बुक करके रखे, सफारी और अपना XCV 9e की पैक 2 और क्रेटा मैंने सबसे लास्ट बुक किया, लेकिन ऑब्वियसली इनके पास 5 दिन में ही गाड़ी अवेलेबल है, तो ऐसा है कि उनके पास स्टॉक है। सफारी मैंने जिस दिन लॉन्च हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही मैंने बुक किया था। अब उसको मुझे कैंसिल करना है, वो रिफंड का प्रोसेस भाई इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं भाई कुछ चीज़ों में। आपको बताऊं और एक चीज़ मैं भूल गया, मेन चीज़ Hyundai में 2 और चीज़ है, एक है रिलायबिलिटी और दूसरा भाई सर्विस एक्सपीरियंस अमेजिंग है। मतलब रिलायबिलिटी एक है और इनकी सपोर्ट एंड सर्विस जो भी बोलो, ये दोनों ना बहुत सही है। कि मतलब देखो रिलायबिलिटी तो हम सबको पता है कि यार एक जापानीज़ एक कोरियन ये सब जो है रिलायबिलिटी के मामले में अच्छा है, तो पीस ऑफ माइंड तो डेफिनेटली रहने वाला है। सपोर्ट इनकी बहुत सही है। मैं बता रहा हूँ टाटा के मैंने बुक किया, कैंसिल करने का कोई प्रोसेस ही नहीं भाई, वेबसाइट पे कोई है ही नहीं। फिर मैंने शोरूम को कांटेक्ट किया, शोरूम वाले मुझे बोले कि एक ईमेल आईडी दी है कि उस पर मेल दे दो। मेल दे के ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ 1 महीना जैसे हो गया, मतलब करने के बाद ही 1 महीना नहीं तो भी 20 दिन हो गया, 15-20 दिन हो गया, एक रेस्पॉन्ड मुझे नहीं आया है।
ये है भाई कॉम्प्लिकेशन इनके साथ, टाटा के साथ। अब इसी से आप समझ सकते हो कि आगे चल के भी क्या रहने वाला है। ना शोरूम से आया, ना मुझे वो जो मेल आईडी से आया वहाँ से आया, शोरूम वाला को मैं पिंग कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। अब मैंने Hyundai के भी बुकिंग किया, बुकिंग तो करके रखा हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। Hyundai के मैंने बुकिंग किया, तो ये सब फैक्टर्स देखने के बाद मैं तो भाई टोटली कन्विंस हो गया। मैंने बोला कि यार Hyundai लेते हैं। अच्छा, XCV को फिर मैंने क्यों कंसिडर नहीं किया, मैंने एक वीडियो अपना पिछले वाले वो जो EV वाले चैनल पर डाला है कि यार महिंद्रा स्टॉप प्लेइंग दिस चीप ट्रिक्स। क्यों पता है, मैंने फरवरी महीने में XCV9 की पैक 2 को बुक किया। इमेजिन करो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त मंथ तक भी, मतलब मंथ बिगिनिंग तक, जुलाई एंड तक आप सोच लो, एक कोई रिस्पांस मुझे महिंद्रा से नहीं आया कि भाई इनकी गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, कब डिलीवरी होगा, क्या होगा, कुछ नहीं आया। तो इसलिए मैंने बोला कि यार आप लोग जो है ना सब अपना अमीर वाला वर्सन, जो मतलब टॉप एंड वर्सन है, उन्हीं को डिलीवरी आप दोगे, और दूसरे जो लोगों के ना उनको जानबूझ के आप रोक के रखते हो कि वो लोग अपना बजट इंक्रीज करें और फास्टर डिलीवरी के लिए टॉप मॉडल लें। इसलिए मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाया था। अब होता क्या है, उसी चक्कर पे वो चीज़ के लिए मैंने बोला भाई XCV को छोड़ो, लेना ही नहीं है, Hyundai के पास जाते हैं, यही लेते हैं, सब हर तरह से अच्छा है और ज़ीरो एटीट्यूड। भाई शोरूम पे जाओगे, बिहेवियर अमेजिंग। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि कैंसिल मतलब करवाना है, लेकिन बहुत अच्छी बिहेवियर है, रेस्पॉन्स बहुत सही है। ऑब्वियसली उनके सेल्स भी कम होता है तो हो सकता है वो भी एक रीज़न हो, लेकिन तो मैंने शोरूम पे गया, बुक किया, मैंने फाइनली चलाने के बाद डिसाइड करके बुक किया और मैंने सोचा भाई यही ले लेते हैं। और मेरा किस्मत देखो, मैंने बुक किया, घर आया और मुझे महिंद्रा से कॉल आ रहा है कि सर आपकी गाड़ी जो अलॉट हो गया है, आप डिलीवरी कब दोगे। अब मैं भाई सर पकड़ के बैठा, अब करना क्या है। अच्छा, अब फिर शुरू हो गया संघर्ष कि करना क्या है भाई। इस तरफ Hyundai के साथ है जो कि जल्दी डिलीवरी हो जाएगा, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली जो खटक रहा था, इवन तो मैं Hyundai क्रेटा लेने वाला था, लेकिन बैक ऑफ इट मैं बीच में भुवनेश्वर भी गया, मैं दोस्तों से बात करता हूँ, जिससे भी बात करता हूँ, नोबडी सेड मी कि आई मीन एवरीवन सेड दैट डोंट गो फॉर ए क्रेटा। बोले अरे यार बुल्लू भाई क्रेटा क्या ले रहे हो यार, क्रेटा तो किसी ने तो बोल दिया कि मैं क्रेटा ना अपने फादर को सजेस्ट करूंगा, उनके लिए ले सकता हूँ, लेकिन आई डोंट इमेजिन यू एज माई फादर कि आपको भाई वो लेना नहीं चाहिए, आपके पर्सनैलिटी के लिए नहीं है। एंड ऑफकोर्स वी आर ऑटो एंथुसियास्ट, सो वो एंथुसियास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे कोई भी मतलब बोल रहा है तो बोल रहा है कि नहीं यार आपको लेना नहीं चाहिए। और पता है दोस्तों, एक चीज़ मैं भी मानता हूँ, जैसा मैं अपना कॉमेट लेके जाता हूँ ना, कभी कभी ऐसे पार्क करता हूँ, मैं घूम के ना 2-3 बार गाड़ी को देखता हूँ और मुझे एक अच्छा फील आता है, कॉमेट को देख के क्यूट सा लगता है, अच्छा फीलिंग आता है, मुझे लगता है कि यार अच्छी सी गाड़ी है। सेम चीज़ जब मैं स्कॉर्पियो लेता हूँ ना, पार्क करके जब उतर के आता हूँ, दैट फीलिंग इज़ टोटली डिफरेंट। आता हूँ ना, उसके एक रोड प्रेजेंस है, एक मैसिवनेस है, एक अच्छा फीलिंग आता है, एक हैप्पीनेस आता है आपको गाड़ी को देखने में भी। पार्किंग पे मतलब कहीं बैठ के जैसे ब्रेकफास्ट खाता हूँ और गाड़ी को देखने में भी मज़ा आता है, ये दोनों गाड़ी मेरे साथ होता है। क्रेटा में भाई वो फीलिंग नहीं आता है। क्रेटा में जाके अगर मान लो पार्किंग कर कहीं पार्क भी कर लूँगा, शायद मुझे पहले वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि और 10-12 क्रेटा भी वहाँ पे पार्क रहेगा। वो अब वो ये फीलिंग मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन इट्स ए फीलिंग, मतलब एक एंथुसियास्ट वाली फीलिंग है कि वो ना वो हैप्पीनेस नहीं दे रहा था। मतलब प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हर तरह से तो मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई यही सही गाड़ी है, फैमिली के लिए बहुत सही है, रिलायबिलिटी की फैक्टर है, वो सब कुछ है, बट वो फीलिंग नहीं आ रहा है कि भाई ऐसे पार्क करने के बाद नहीं, यू जस्ट पार्क एंड फॉरगेट एंड गो एंड हैव योर फूड एंड देन जस्ट ड्राइव एंड मतलब लाइफ जैसे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रहा था। अब जब ये भाई कॉल कर दिया, फिर मेरे दिमाग में घुस गया। अब जो फ्रस्ट्रेशन था मेरे महिंद्रा के ऊपर, वो फ्रस्ट्रेशन हट गया कि भाई इन्होंने तो कॉल कर दिया। अब भाई मैं यहाँ फंस गया, जैसे आप देख रहे हो पीछे देखो फोटो लगाया हो, लेकिन मैंने बुक तो किया है, पहले रेड बुक किया था फिर ब्लैक पे कन्वर्ट किया था। लेकिन हाँ, अब पॉइंट ये है कि दोस्तों यहाँ मैं फिर घबरा गया कि भाई करना क्या है। तो फिर मैंने सोचा भाई गाड़ी जो है ये बाइक नहीं है। बाइक में मेरे के साथ क्या पता है, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, खरीदो चलाओ, जितना दिन मज़े करने कर लो, 6 महीना 1 साल जो भी हुआ फिर बेच दो, कोई इशू नहीं है। कार इज़ काइंड ऑफ ए फैमिली अफेयर, और कार बिकने में भी ना यार दिमाग का दही हो जाता है, मतलब घर पे बहुत वो प्रेशर होता है, यार अभी तो खरीदे अभी बेच रहे हो, ऐसे चलता है। उसमें भी मतलब पिछले 4 साल में 3 गाड़ी मैंने बदल दिया है, अच्छा लगता है। तो ये है। फिर मैंने सोचा यार मुझे लगता है कि XCV9 को कंसिडर करना चाहिए। सो इसीलिए मैंने क्रेटा को जो है होल्ड किया और मैंने XCV वालों को बोला कि कब तक देगा। वो बोल रहे कि सर वो तो अलॉटमेंट हो गया, 7-8 दिन 10 दिन के अंदर आ जाएगा। अब दोस्तों मैं जो है इंटरनेट पर बैठ के अभी ढूंढ रहा हूँ कि भाई पैक 2 का कितना वीडियो मिलेगा, क्योंकि मेरा ना सबसे बड़ा अभी जो क्वेश्चन है वो है रेंज। एक ही एक चीज़ है, बाकी हर तरीके से मुझे XCV9 ही अच्छा लग रहा है।
सबसे पहली बात है कि देखो बूट का स्पेस जो क्रेटा पे मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा था, क्योंकि हमारे फैमिली के हिसाब से कभी कभी जा रहे हो तो आपको ज़रूरत है। मेरे मदर इन लॉ कभी अगर आते हैं तो उनका एक व्हील चेयर भी रहता है, तो वो भी कभी कैरी करना पड़ता है। तो वो ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स इफ़ आई सी देन क्रेटा में थोड़ी सी वो बूट स्पेस की प्रॉब्लम है, जो कि एक्सयूवी में मुझे बहुत इंप्रेसिव था। लंबा मतलब रीच है वो अंदर, तो वो एक है। दूसरी बात स्पेस के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, बाहर से देखने में लुक भी अच्छा लगता है। देखो अब लुक तो सब्जेक्टिव वाली बात है, बट स्टिल इट हैज़ गॉट इट्स ओन लुक। मुझे हमेशा से सेडन अच्छा लगता था, लेकिन सेडन में क्या है ना, वो ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये गाड़ी देखोगे एक सेडन का भी लुक देता है, एक काइंड ऑफ एक एसयूवी की भी लुक देता है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार आई फील। ओनली डाउट इज़ दैट कि ये 59 किलोवाट आवर जो है ये कितना बैटरी बैक मतलब रेंज कितना देगा। देखो टेक्निकली मेरा क्या मानना है पता है, आप अगर हाईवे भी ट्रिप कर रहे हो 200-250 किलोमीटर के बाद जो है एक ब्रेक हमारा होता ही होता है। जब भी मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ 200-250 के बाद एक ब्रेक डेफिनेटली होता है। तो कायदे से अगर XCV 9e 350 की एक्यूरेट रेंज देगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ रिलायबल रेंज, नॉट एक्यूरेट बट रिलायबल रेंज की 340-350 के आसपास अगर रिलायबल रेंज दे पाएगा, आई थिंक टोटली मेक सेंस कि मुझे वो गाड़ी लेना चाहिए। अब उसमें क्रेटा में अगर डिफरेंस देखोगे रेंज में, डेफिनेटली हम क्रेटा के आगे जा नहीं पाएंगे 59 किलोवाट और बैटरी के हिसाब से, बट इट इज़ मैनेजेबल। मतलब देखो क्रेटा इससे शायद 70-80 किलोमीटर अगर ज़्यादा भी देगा, तब भी देखो हमारा ब्रेक जो है बनेगा वो 250 किलोमीटर में। चाहे रेंज अभी 700 भी बन जाए ना, तब भी हमारा ब्रेक जो है भाई फैमिली के साथ, जनरली कार तो वैसे ही होता है, हम लोग 200-250 किलोमीटर में एक ब्रेक लेते हैं। टेक्निकली आप सोच लो 4 घंटे 4.5 घंटे की जो ड्राइव होता है, मैं जनरली चलाता हूँ 90 से 100 के अंदर, कोई भी गाड़ी मैं उतना ही स्पीड पे चलाता हूँ। तो आप सोचो कि 4-4.5-5 घंटे के अंदर जो है एक ब्रेक, कैसे जैसे सुबह आप शुरू किए ब्रेकफास्ट 2-2.5 घंटे के बाद करते हो, वहाँ पे एक कप चार्ज लगा लो, क्विक चार्ज, जब तक भी ब्रेकफास्ट करते हो 30-35 मिनट तो हो ही जाता है। फिर वहाँ से बैठ गए गाड़ी में, फिर वहाँ से 200-250 किलोमीटर चलाओ, 4-4.5 घंटे के बाद फिर लंच करनी है, लंच में एक और बार चार्ज लगाओ, लंच ब्रेक थोड़ी सी लंबा होता है 45-50 मिनट्स के आसपास, तब तक ये गाड़ी भी चार्ज हो जाएगा। ये टेक्निकल वो है। अच्छा प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, जैसे आप अगर कोई ऐसे कोई एक जगह चले गए जहाँ पे दूर दूर तक चार्जर नहीं है, वहाँ पे होगा, बट देन यार उसके लिए विल थिंक कि क्या होना है। और साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे ना आज के डेट पे बहुत अच्छी तरीके से चार्जर्स इक्विप्ड है। देखो दोस्तों हम लोग आइस गाड़ी चलाते हैं, इसलिए हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते कहाँ पे चार्जर्स है। द मोमेंट यू स्टार्ट ड्राइविंग एन ईवी यू विल सी दैट कि भाई कितने सारे चार्जर्स अपने आसपास है। तो वो बात है, चलो उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे वो, इसलिए मैं दोनों गाड़ी पैरेलली ओन करना चाहता हूँ टू जस्ट सी फॉर 6 मंथ्स कि देखते हैं 6 महीने में सच में ये परमानेंट अपना एकलौता कार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो भी है। देखो एक चीज़ है, मेरे जैसे इंसान अगर ऐसा कुछ गाड़ी खरीदेगा तभी आपको भी पता चलेगा कि भाई सच में ईवी के साथ जिया जा सकता है कि नहीं जिया सकता है, वो प्लान्स हम लोग करेंगे। बट हाँ अभी के लिए दिस इज़ वेयर आई एम कि इन दोनों में से एक गाड़ी लेना है। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि जो मैंने डिस्कस किया आपको क्या लग रहा है, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आज के डेट पे क्या करते। और ये है क्रेटा के लिए हेट क्यों इतना है ये भी बता दो। मैंने जब कभी भी पोल डाला क्रेटा के लिए सबसे कम परसेंटेज आएगा, मतलब 15% आएगा। ज़्यादातर आता था वोट हैरियर के लिए और एक्सयूवी के लिए, एंड फिर विंडसर के लिए भी आता था, क्योंकि विंडसर ऑब्वियसली अफोर्डेबल कार है तो उसके लिए उसका डिमांड ज़्यादा है। बट अदरवाइज़ अगर देखोगे मेरे ख्याल से ये तीनों गाड़ी बहुत अच्छी है। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन। और जो भी होगा मेरे ख्याल से 8-10 दिन के अंदर शायद डिसाइड हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगा। डिलीवरी आने के बाद तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। बाय द वे दोस्तों उस गाड़ी पे जो ईवी की कंटेंट है ज़्यादातर हम लोग पुश करेंगे वो ईवी वाली चैनल पे। इसको हम लोग अपना मोटरसाइकिल और जैसे ट्रैवल होता है वो उस पर ही हम एंगेज करके रखेंगे, क्योंकि सेपरेट ऑडियंस होना डेफिनेटली ज़रूरी है। बिकॉज मैंने देखा एक चीज़ दोस्तों, ईवी जो है ना एक माइंड सेट है। ईवी ऐसा नहीं अच्छा बुरा अलग बात है, बट एक माइंड सेट है। जिनको ईवीज़ एक बार जिन्होंने चला लिया यूज टू हो गया, आई थिंक वो हमेशा अलाइंड रहेंगे टुवर्ड्स ईवी। क्योंकि आई फील कि ईवीज आर बेटर देन अदर कार्स इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब आप चाहे एक्सेप्ट करो नहीं करो, लग्जरी में सबसे बेस्ट है। आपको देखो कार में क्या चाहिए, कार में बेसिकली हमें कंफर्ट ही चाहिए। हम कौन सा इतना पैसा डाल रहे कि हम एक परफॉर्मेंस कार खरीद पाते हैं। दोस्तों अगर आपकी बजट हाँ मान लो करोड़ों की है यार, वहाँ पे आप जब अगर आइस वाली कोई गाड़ी लेते हो उसमें जो फीलिंग आता है वो अलग आता है। बाकी अगर देख लोगे ना ईवी, अगर प्राइस पॉइंट पे देखोगे जैसे एक 30 लाख का ईवी जो है ना, वो आई एम श्योर कि भाई 1 करोड़ की जो है आइस इंजन वाली गाड़ी के साथ टक्कर दे सकता है ऑन दी फीलिंग, ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से। हाँ एग्जॉस्ट नोट उसमें नहीं मिलेगा, वो तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत मतलब करना पड़ेगा। लेकिन हाँ ओवरऑल अगर देखोगे, लग्जरी देखो, कंफर्ट देखो, वाइब्रेशंस नहीं है, लॉन्ग ड्राइव्स के फिर भी आपको टायरिंग ज़्यादा नहीं लगता है, ओवरऑल दे आर गुड।
सो ये बात है। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू। अरे बाकी एक चीज़ आपको बताने की भूल दिया भाई, बाइकिंग चैनल है तो बाइकिंग का कंटेंट भी तो कुछ रहेगा। सो पॉइंट ये कि अभी थोड़ा सा ना बीच बीच में बहुत सारा ट्रैवल चल रहा था, इसलिए कंटेंट थोड़ा सा स्लो हो गया है। बारिश भी हो रहा है यार, कहीं राइड वाइड पे जा भी नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि बैंगलोर में जो रहते होंगे भाई, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मतलब हर दिन बारिश होता रहता है, तो इसलिए नहीं कर पा रहे। लेकिन एक अपडेट आपको दे देता हूँ, इस महीने में शायद हीरो की जूम 160 जो स्कूटर है वो लॉन्च हो जाएगा। बहुत दिन हो गया हमने स्कूटर पे कोई लंबा राइड नहीं किया आफ्टर दैट एरॉक्स वाली ट्रिप जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट किए थे। तो मैंने इस बार सोचा कि जूम 160 आने के बाद एक बड़ा सा राइड करेंगे। हो सकता है कि हम लद्दाख उसको लेके जाएंगे, एक अलग सा एक्सपीरियंस आएगा। मैंने लद्दाख कभी भी स्कूटर पे नहीं किया है, सारे के सारे टाइप के बाइक्स पे कर लिया, देखो क्रूजर पे कर लिया, एडीवी पे कर लिया, एक 1100 का अफ्रीका ट्विन पे कर लिया, डोमिनार पे कर लिया, इतने सारे बाइक्स के साथ 10-11 बार कर लिए। इस बार एक स्कूटर पे भी करने की ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा फीलिंग होता है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्कूटर भी है। सो दैट्स द प्लान। सो आने के बाद डेफिनेटली प्लान करेंगे खरीदने के लिए एंड लेके चलते हैं यार। इतने इतने वेराइटीज बाइक्स तो देख ले, अब थोड़ा स्कूटर वूटर का भी देखते हैं। सो आप लोग डेफिनेटली स्टे ट्यून, अच्छा लगेगा। बाय बाय, थैंक यू।